हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य एयरफोर्स। इस वीडियो में फिजिक्स के जितने भी क्वेश्चंस कंपाइल किए गए हैं वो एयरफोर्स और नेवी के लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड हैं। इनफैक्ट जो ये सीरीज़ में ट्रेंडिंग क्वेश्चन की करा रहा हूँ, इसका ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो है वो यूनिक है। तो मेक श्योर इसके प्रीवियस जितने भी पार्ट्स अपलोड किए थे वो आपने देख ली हों, और आपके एग्जाम तक जितने भी पार्ट्स फ्यूचर में आएंगे उनको आप मिस मत करना। फर्स्ट क्वेश्चन है, अनुदैर्ध्य यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में कंप्रेशन और उसके नियरेस्ट रेयर फ्रैक्शन के बीच की दूरी क्या होती है। तो एयरफोर्स में इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है अगर, तो या तो वो सुरंग और गर्त के बीच की दूरी पूछेगा या संपीड़न और विरलन। तो जो अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स वेव होती हैं उनमें सुरंग और गर्त यानी कि क्रस्ट और ड्राउट होते हैं, ठीक है। और जो अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं उनमें कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन यानी कि संपीड़न और विरलन होते हैं। तो अगर कंप्रेशन और उसके नियरेस्ट रेयर फ्रैक्शन के बीच की दूरी पूछे तो λ/2 हो जाएगी, ठीक है, वेवलेंथ का आधा। सिमिलरली अगर एक सुरंग और उसके पास वाले गर्त के बीच की दूरी पूछे तो आंसर हमारा λ/2 हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे अगर एक कह देता कि सुरंग और उसके पास वाले सुरंग यानी कि दो करस्पॉन्डिंग क्रस्ट के बीच की दूरी पूछ लेता तब λ हो जाता, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अब इनके एग्जाम्पल्स बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हो गया λ/2। अब आपसे कहा जाएगा कि एक रस्सी है, उसका एक सिरा दीवार से बांध दिया गया और उसको ऐसे संचरण कराया गया, तो किस तरह की तरंग बनी, अनुप्रस्थ या अनुदैर्ध्य। तो जब भी कंपन संचरण की दिशा और कंपन में लंबवत का सिस्टम हो, यानी कि यहाँ पे ये परपेंडिकुलर का सिस्टम दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या है, सुरंग और गर्त, ये हाईएस्ट पॉइंट पे क्रस्ट होता है, लोएस्ट पॉइंट पे ड्राउट होता है, सुरंग और गर्त। तो ये हमेशा अनुप्रस्थ का एग्जाम्पल होगा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल और भी हैं, जैसे कहेगा वॉयलिन या गिटार है, उसका तार, अगर उसके तार में भी यही होता है परपेंडिकुलर वाला सिस्टम। तो ये अब ठीक है, ये जो हाईएस्ट पॉइंट होता है ये क्रस्ट होता है, और ये लोएस्ट पॉइंट होता है ये क्या होता है, ये हमारा ड्राउट होता है, ठीक है, गर्त होता है। अब अगर बात करें यहाँ पे क्वेश्चन कैसे न्यूमेरिकल बन सकता है, न्यूमेरिकल भी इससे बन सकता है एसोसिएटेड। वो कहेगा कि एक सुरंग और उसके पास में एक गर्त के बीच की दूरी जो है वो 100 मीटर है, तो उस वेव की लेंथ पूछ लेगा। अब सुरंग और पास के बीच गर्त के बीच की दूरी होती कितनी है, λ/2, जो कि हमें 100 गिवन है, तो वेवलेंथ हमारी कितनी हो जाएगी, 200 हमारा आंसर हो जाएगा। या क्वेश्चन इस तरह से भी पूछे जाते हैं, किसको मीडियम रिक्वायर्ड होता है, किसको नहीं होता है। तो आपको पता है कि जो ट्रांसवर्स होती हैं उनको क्या होता है, मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, और जो लॉन्गिट्यूडनल होती हैं उनको मीडियम की आवश्यकता होती है, और जितना डेंस मीडियम होता है उतनी ही वेलोसिटी उसमें ज़्यादा होगी। जैसे ध्वनि की आपसे कहेगा ध्वनि तरंगें कैसी तरंगें हैं, तो वो अनुदैर्ध्य तरंगें हैं। कहेगा ठोसों में, 4 ऑप्शन देगा, ठोस, निर्वात, स्टील, वायु। आपसे कहेगा कि ध्वनि की चाल किसमें अधिकतम होगी, तो ठोसों में, जिसका डेंस जितना ज़्यादा होगा उतनी चाल उसकी अधिक होती है। अब ट्रांसवर्स क्या है, निर्वात में भी चल सकती हैं, क्योंकि प्रकाश तरंगें जो होती हैं वो अनुप्रस्थ होती हैं और वो चल सकती हैं निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से। और ट्रांसवर्स से एक फैक्ट जरूर याद रखना कि जितनी भी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, जैसे रिलायंस रेडियो वेव हो गया, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड यानी कि अवरक्त, विजुअल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, गामा रेज, ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हैं वो हमारी ट्रांसवर्स है। उनका नेचर कैसा है, अनुप्रस्थ है, ठीक है। और ये इधर इनकी फ्रिक्वेंसी और पेनिट्रेटिंग पावर का बढ़ता हुआ क्रम है। सबसे अधिक आवृत्ति होती है गामा की और सबसे कम होती है रेडियो की। सबसे अधिक भेदन क्षमता भी गामा की होती है, सबसे अधिक भेदन क्षमता रेडियो की। और वेवलेंथ का घटता क्रम है, यानी कि सबसे कम वेवलेंथ गामा की होती है, सबसे अधिक जो होती है वो रेडियो वेव की वेव। दूसरा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो है +2 डायोप्टर क्षमता का पावर का जो है लेंस चश्मा प्रयोग करता है, तो उसको कौन सा दोष होगा। तो देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं, हालांकि ईजी हैं लेकिन आपको आने चाहिए। जैसे कि मायोपिया की बात करें, निकट दृष्टि दोष, तो उसको दूर करने के लिए जो लेंस यूज़ करते हैं वो अवतल यानी कि कनकेव लेंस का प्रयोग करते हैं। दूर दृष्टि दोष यानी कि हाइपरमाइट्रोपिया है, उसको दूर करने के लिए उत्तल लेंस यानी कि कन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं। जरा दूर दृष्टि दोष यानी कि और अबिंदुकता, अगर जरा दृष्टि दोष है, जरा दूर दृष्टि दोष है तो इसके लिए हम बाईफोकल लेंस यूज करेंगे, और अगर अबिंदुकता है तो इसके लिए सिलेंड्रिकल यानी कि बेलनाकार लेंस यूज करेंगे। अब इस क्वेश्चन में आपको पता है कि उत्तल लेंस की जो क्षमता है वो धनात्मक होती है और अवतल लेंस की पावर जो है वो ऋणात्मक होती है। तो क्योंकि क्षमता धनात्मक है मतलब उसको दूर दृष्टि दोष होगा, तभी तो धनात्मक पॉजिटिव पावर का लेंस यूज कर रहे हैं। अब बात करें यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको और बताना चाहता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन एयरफोर्स में ये आ चुका है कि ह्यूमन आई में कौन सा लेंस होता है, तो ह्यूमन आई में आपका कन्वेक्स लेंस होता है। कौन सा, उत्तल लेंस होता है, क्योंकि कन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी होती है कि वो एक पॉइंट पे जो है प्रतिबिंब जो है क्या कर पाता है, कहते हैं इसको कन्वर्जिंग, तो वो पॉइंट कन्वर्ज करता है और फोकस होके
बन पाता है, और इसको कहते हैं डाइवर्जिंग, ठीक है, इसको कहते हैं डाइवर्जिंग। तो ये हो गया। अगर हम बात करें तो ये चीज़ों में आप कंफ्यूज, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं। आप देख लेना कि अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है तो प्रतिबिंब बनेगा, ऑप्शन होगा रेटिना पर, रेटिना के आगे, रेटिना के पीछे, कि या उसका दूर दृष्टि वाले का निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर पे, 25 सेंटीमीटर से अधिक, 25 सेंटीमीटर से दूर। तो ये सारी ही बातें आप देख लेना, ठीक है। मैं आपको जितना हो सक रहा है उतना बता दे रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दूरदृष्टि। आप एनडीए 2 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो तो कंप्लीट बैच है जो 2021 के लिए स्टार्ट हुआ है, जो 21 अप्रैल से, ठीक है, इसका डेट जो है वो 21 अप्रैल से, जो बहुत एक रिसेंट बैच है जिसमें आप इनरोल कर सकते हो। एंड अनदर जो आप अगर कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हो ग्रुप XY के लिए, तो उसमें चैप्टर वाइज पूरा पढ़ाएंगे ये लोग, ठीक है। जो आपको ये दिख रहे हैं ये जीएस और क्या कहते हैं रीजनिंग, पूरा हर चीज़, फिजिक्स, मैथ, सब कुछ कवर कराया जाएगा, जो आपका 15 अप्रैल से स्टार्ट हो गया है बैच। अभी ये भी लेटेस्ट है, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो। इसमें एनरोल करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है बैच का, उस पर क्लिक करो। ये वहाँ पे प्राइजेस हैं। जब हमारा रेफरल कोड लक्ष्य12 आप अप्लाई कर दोगे तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर चैप्टर वाइज आप पूरी बेसिक से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो अनअकैडमी आपके लिए ये बैच लाया है। तीसरा क्वेश्चन है, अपचाई ट्रांसफार्मर है तो कौन सी राशि जो है इनमें से करंट, वोल्टेज, पावर, फ्रीक्वेंसी जो इंक्रीज होगी। तो देखो, दो तरह के ट्रांसफार्मर हैं जो आपको पढ़ने हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्टेप डाउन जो है उसे अपचाई कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, अपचाई, और स्टेप अप को कहते हैं उच्चाई, ठीक है। तो अगर इस दोनों में क्वेश्चन, ये यहाँ पे अपचाई का भी क्वेश्चन आ सकता है, ऊंचाई का भी आ सकता है। तो अगर स्टेप डाउन में पूछा जाए कौन सी राशि बढ़ती है तो आपका करंट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर में पूछता, ऊंचाई ट्रांसफार्मर में पूछता कौन सी राशि बढ़ती है, तो वहाँ पे वोल्टता, ठीक है, जो है वो वोल्टता बढ़ती है अगर स्टेप अप का पूछता। और ट्रांसफार्मर जो होता है वो हमारा किसके प्रिंसिपल पे वर्क करता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस, यानी कि अन्योन्य प्रेरकत्व पे कार्य करता है। सिमिलरली एक चोक कुंडली होती है, जो चोक कॉइल होती है, वो हमारी सेल्फ इंडक्टेंस यानी कि स्व प्रेरकत्व पे कार्य करती है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, मैं जो ये फैक्ट बता रहा हूँ ये आप नोटबुक में नोट डाउन जरूर करते रहना। और एक बात जो मैंने कई बार बताई है, यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर में जो एडी करंट हो, जो भंवर, जो आपका जो क्रोड होते हैं वो ऐसे पटले इस तरह से क्यों बनाई जाती हैं, तो एक ऑप्शन ऐसा होगा कि एडी करंट की वजह से जो एनर्जी लॉस होगा उसको कम करने के लिए ये इस तरह से बनाई जाती हैं, जो आपने देखा ट्रांसफार्मर में बनी रहती हैं। तो भंवर धाराओं से जो हानि है वो कम हो, इसलिए ये जो है टेढ़ी मेढ़ी बनाई जाती हैं। और आपको अभी आप वीडियो को पॉज करो यार, पार्टिसिपेट जरूर किया करो जब मैं कुछ पूछता हूँ, क्योंकि मैं अगर आपको मेहनत करके पढ़ा रहा हूँ तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एटलीस्ट कुछ बातें तो मेरी मान लो, और ये बातें आपके फेवर में ही हैं। वीडियो को पॉज करो। आपको नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं, फेरों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स। पहले ये बताना, ये पूरा लिखना आप लोग कि स्टेप अप अगर है, स्टेप अप तो उसमें प्राथमिक में ज़्यादा होंगी नंबर ऑफ टर्म्स, प्राइमरी में या सेकेंडरी में, ठीक है, यानी कि इधर की तरफ होगा या इधर की तरफ। और स्टेप डाउन में नंबर ऑफ टर्म्स प्राइमरी में ज़्यादा होंगी कि सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्म्स, फेरों की संख्या ज़्यादा होगी। ये दोनों पॉइंट आप अच्छे तरीके से, स्ट्रक्चर्ड तरीके से अगर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिखोगे अभी पॉज करके, तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि ये वो पॉइंट है जो बहुत पूछे जाते हैं और उससे भी ज़्यादा बार मैं अपने हर वीडियो में इनको कंपाइल कर चुका हूँ। 99 ओम रजिस्टेंस का मूविंग कॉइल है। गैल्वेनोमीटर में जो मेन करंट का 10% भेजना है, तो रिक्वायर्ड जो शंट का रेजिस्टेंस है वो क्या होगा। फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, एयरफोर्स में बन सकता है। डायरेक्ट याद रखना, I बराबर IG, ठीक है, 1+R/S, और ये S जो है वो शंट का रेजिस्टेंस है जो हमें फाइंड करना है। ये फॉर्मूला आप जरूर याद रखना, डायरेक्ट आप कर पाओगे। 10% भेजना है तो I बराबर गैल्वेनोमीटर में कितना करंट भेजना है, 10%, तो I का 10% लिख लें। 10% का मतलब 10/100, 10% हो गया। 1+R रजिस्टेंस कितना दिया है, 99 ओम, और हमसे S मतलब शंट का प्रतिरोध पूछा गया। हो गया सवाल। अब आप देख के ही कर पाओगे, क्योंकि ये 10 से 10 कट गया, तो इधर हमारा I से I भी कट गया, इधर 10 पहुंच गया, तो 10 में से ये 1 घटेगा तो इधर 9 बचेगा। और 9 बराबर अगर 99/S है तो 9 से ये 11 बार कट गए तो S बराबर 11 आ गया। यानी कि बहुत ईजिली आप कैलकुलेट कर पाए कि 11 ओम इसका राइट आंसर हो गया। आई होप कि आपने ये जो है इस तरह का, आप अगर प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो, मॉक टेस्ट लगा रहे हो, तो आपको देखने को मिल रहा है। और मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हो तो फिर मैं क्या ही कहूँ। आप देखो, ऑनलाइन लगाओ या ऑफलाइन लगाओ, लेकिन मॉक टेस्ट जरूर लगाओ, क्योंकि दिस इज़ द ओनली वे बाय विच यू कैन इवेल्युएट योर सेल्फ। आप कहाँ स्टैंड करते हो ये आपको जरूर पता होना चाहिए। आपका कौन सा वीक पॉइंट है, आपका कौन सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। आप मार्केट में बहुत सारे ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट्स आर देयर, तो आप उनको प्रेफर कर सकते हो। ये नहीं है कि मैं अगर किसी चीज़ को सपोर्ट कर रहा हूँ, प्रमोट कर रहा हूँ, तो मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ
हूँ कि आपको फोर्स कर रहा हूँ, वो मैं प्रमोट कर रहा हूँ, वो मेरी एक अपनी अलग लेवल की मजबूरियाँ होती हैं। बाकी बस ये कहूँगा कि मॉक टेस्ट आप ज़रूर लगाएं, जहाँ से भी लगाएं, राइट। और अगर परीक्षा पे लगाते हो तो मेरा रेफरल कोड यूज कर लेना, ANU50 ANU50, ठीक है। तो इससे आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। और अभी क्या है कि 23 तारीख को आप तैयार रहना, मैंने कम्युनिटी पे एक बैनर भी पोस्ट किया था। 23 तारीख को एक मेगा मॉक टेस्ट कंडक्ट करा रहा है परीक्षा एप्लीकेशन, जहाँ पे आप फ्री में जो है मॉक टेस्ट लगा सकते हो, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसमें ऑल इंडिया लेवल के बच्चे आएंगे, तो उसका टाइमिंग वो सभी कम्युनिटी पे पोस्ट किया हुआ था, फिर कर दूंगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या कॉन्स्टेंट रहता है? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टाइम पीरियड या रीस्टोरिंग फोर्स? तो जो टाइम पीरियड, पीरियोडिक टाइम यानी कि टाइम पीरियड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एसएचएम में क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। अब इनसे क्वेश्चन बनते हैं गतिज और स्थितिज ऊर्जा से। तो गतिज ऊर्जा जो होती है वो हमारी मीन माध्य स्थिति में जो है मैक्सिमम होती है, और वहाँ पे पोटेंशियल मिनिमम होती है। और ये जो होती है स्ट्रेच्ड स्थिति में, खिंची हुई अवस्था में, जो हमारी पोटेंशियल जो है वो मैक्सिमम होती है। अगर पोटेंशियल मैक्सिमम होती है तो काइनेटिक मिनिमम होती है। तो ये पॉइंट्स हैं। और सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम, अगर आपने मेरा चैप्टर वाइज वीडियो नहीं देखा है तो बहुत पहले बनाया था, 1 साल पहले, अगर हो सके तो वो मत देखना। लेकिन कहीं से भी और जहाँ से भी और किसी को आपने फॉलो किया हुआ है तो आप इसको डिटेल में पढ़ लेना, क्योंकि आपको पता है मैं अभी इस टाइम पे केवल क्वेश्चंस करा रहा हूँ, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनकी प्रैक्टिस करा दूँ। तो मेरा ऐसा मानना है ऐसा कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनका डेटा भी चेंज नहीं होगा, और आपको एग्जाम में कंप्यूटर स्क्रीन पर ये क्वेश्चन दिखेंगे और आप बहुत खुश होकर उनको मार्क करोगे। बाकी ये मैं सजेस्ट करूँगा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को एक बार आप चैप्टर वाइज जरूर पूरा अच्छे से पढ़ लेना। तो इक्वल चार्ज हैं Q और Q, उनको जोड़ने वाली एक लाइन के मिड पॉइंट पे एक चार्ज Q डैश रख दिया जाता है। तीनों चार्ज का यह जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में होगा अगर Q डैश का मान होगा। तो देखो, इसको डिटेल में मैं नहीं कराऊंगा यहाँ पे, बस 2 फैक्ट आपको बता रहा हूँ, हो सके तो आप याद कर लेना, ठीक है। चाहे कुछ भी कोई कहता रहे कि ये याद कराते हैं, लेकिन मुझे जो लगता है जेन्युइन मैं वो करवा देता हूँ। अब देखो, आप ये जो है बड़ा फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे एक Q रखा है, यहाँ पे Q रखा है। तो सबसे पहले तो ये जो क्वेश्चन में दिया गया है मिड पॉइंट, ये पूछा जा सकता है कि आखिर वो दूरी कहाँ हो जहाँ पे तीसरा चार्ज रखें कि वो सब इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो वो मिड पॉइंट है, ऑप्शन होगा कि यहाँ से आधी दूरी पे, 1/3 दूरी पे, या 1/4 दूरी पे। तो सबसे पहले तो मिड पॉइंट पे रखें अगर तीसरा चार्ज, तो फिर वो क्या होंगे? इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। और वो तीसरे चार्ज पे चार्ज कितना होगा? वो माइनस का होगा, जो दोनों पे होगा उनका 1/4, ठीक है, -Q/4। इसको डिटेल में मैं करा भी चुका हूँ एक बार, और आपको फैक्ट की तरह 2 पॉइंट बताएं, उनको आप याद रखना। एक तो ये पूछा जा सकता है कि तीनों इक्विलिब्रियम में होने के लिए कहाँ रखा जाए थर्ड वाला, तो वो मिड में रखा जाए, और उस पर चार्ज कितना हो जिस पे उसका 1/4 हो और नेगेटिव हो, तो हमारा जो है वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। प्रत्येक गैस एक आइडियल गैस की तरह कब बिहेव करेगी? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, या हाई प्रेशर लो टेम्परेचर। तो इसको देखो, इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, इस तरह से ऑप्शन फ्रेमिंग होती है। तो कुछ तो आपको निमोनिक बना के याद करना ही पड़ेगा। तो मैं आपको याद करा दूं, आइडियल का मतलब, आदर्श का मतलब आइडियल, और कोई बच्चा आइडियल तब हो पाएगा जब उस पर प्रेशर नहीं पड़ रहा होगा, पेरेंट्स का, फैमिली का, रिलेटिव का। तो प्रेशर ना हो तभी तो आदर्श बच्चा बन पाएगा। और दाब में रहेगा तो कहाँ से बन पाएगा? तो दाब उस पर कम से कम हो, यानी कि निम्न दाब होना चाहिए, और अगर दाब निम्न है तो ताप उच्च कर दो, ठीक है। तो इस तरह से आप याद कर लेना कि कोई बच्चा आदर्श तब हो पाएगा जब उस पर कोई प्रेशर ना हो। तापीय अवस्था में आदर्श गैस को, यानी कि आइसोथर्मल में जो आइडियल गैस को दी गई ऊष्मा है वो क्या काम में आती है? टेम्परेचर बढ़ाएगी, इंटरनल एनर्जी में वृद्धि करेगी, या वर्क डन करने में, या फिर प्रेशर बढ़ाने में? तो ये है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। आई एक्सपेक्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करोगे। और अगर आपने कुछ भी इस वीडियो से सीखा हो तो प्लीज़ एक लाइक करके जाना। जय हिंद।